अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में जैसे जैसे डेफिनेशंस यूज़ होंगी मैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती जाऊंगी। सो फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है मैट्रिक्स। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? अगर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ें तो लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स विद ब्रैकेट्स इज़ सेड टू फॉर्म मैट्रिक्स। कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? अगर हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर किसी भी अरेंजमेंट में रियल नंबर्स लिखे हुए हैं, लेट अस सपोज 5 3 2 7 1 8, ठीक है। हमारे पास रियल नंबर्स एक अरेंजमेंट में लिखे हुए हैं, ठीक है, और हमने उनको ब्रैकेट में इनक्लोज्ड कर दिया तो ये एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अगर हमारे पास ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट के अंदर कुछ रियल नंबर्स लिखे होंगे तो हम कहेंगे ये क्या है, मैट्रिक्स। सो अगर हमारे पास नेक्स्ट आता है तो स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता क्या है बेसिकली, फिर हम ये क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स में ले लेती हूँ 2 2 5 2, ठीक है। मैं खुद से ये सपोज कर रही हूँ। आपको पता है रोज़ क्या होती हैं? ये हमारे पास होती हैं रोज़, और कॉलम हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है कॉलम, ठीक है। जो वर्टिकल लिखे होते हैं वो रोज़ होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। सो अगर देखें तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ है? 1 2। कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़। और अगर यहाँ पे कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने हैं? 1 2 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? पहले रोज़ को लिखना है फिर कॉलम्स को। सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 2/2, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ 2/2। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे रोज़ 2 हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2/3। अच्छा, शॉर्ट में हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 2/3। 2 का मतलब है नंबर ऑफ़ रोज़, 3 का मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम। एक और बात कि हम मैट्रिक्स को ज़्यादातर कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, लेट अस सपोज एक्स ले लिया, वाई ले लिया, हम उसको कोई ना कोई नाम देते हैं कि a=x+y, ठीक है। ऐसा हम करते हैं ना। इसी तरह मैट्रिक्स का भी इटसेल्फ एक नेम होता है, तो वो हम कोई भी ABC के कैपिटल लेटर्स में से रख सकते हैं। अगर हमने खुद से रखना है तो आप अपनी चॉइस पे रखें, वरना बुक पे दिया होगा। सपोज इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है A, नेम है, और इस मैट्रिक्स का नेम है M, ठीक है। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स को। अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स लिख लिए हैं, ठीक है। सारे सेम ही हैं तो हम 3 सॉल्व करते हैं, बाकी आप 8 सॉल्व कर लीजिएगा। इसका नेम G है, इसका D है, इसका F है। यहाँ पे इन्होंने खुद से उनको नेम दिए हुए और कैपिटल लेटर्स में दिए हुए हैं, ठीक है। सो हमने इनका ऑर्डर बताना है। अगर हम देखें इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ है? 1 2 3। तो हम लिखेंगे इन दिस मैट्रिक्स। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, वैसे मोस्टली ये क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल है। MCQs में आ सकते हैं अदरवाइज। इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़, लेकिन अगर आपके स्कूल टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे आ रहा है, लेकिन लेट अस सपोज कि अगर पेपर में ही आ जाएगा तो एक क्वेश्चन को पूरे सेंटेक्स के साथ सॉल्व करना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है यहाँ पे? 1 2 एंड 3, हम लिखेंगे 3। नाउ नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट करते हैं 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2
सॉरी 3/3, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लिखें इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ 3, नंबर ऑफ़ कॉलम 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ 3/3। सो अगर हम कुछ हमारे पास होंगे, आपको एमसीक्यूज़ में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डर बताएं, या फिर आपको यहाँ पे वो लिख देंगे, लेट अस सपोज 3/3 है ना, यहाँ पे वो ऐसे आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि जस्ट आपको इतना क्वेश्चन दे और आपको बताएं कि आपसे पूछें कि हमें बताएं कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ है और कितने कॉलम्स हैं। तो आप तो यहाँ से भी देख के बता सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं आपको पता चल रहा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो पहला नंबर होगा वो रोज़ का होगा, जो सेकंड होगा वो कॉलम्स का होगा। हमेशा पहले जो लिखा होगा वो किसका होगा, रोज़ का, और जो सेकंड पे होगा वो होगा कॉलम्स का। ओके, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 है। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट कर लें। यहाँ पे जस्ट एक कॉलम है, सो हम लिख लेंगे 1। अब आगे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, साथ मैट्रिक्स का नेम भी मेंशन कर दें, ठीक है। मैट्रिक्स का नेम क्या है, D इज़ 3/1। क्लियर। अब ये वाला हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ रो तो जस्ट 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1 ही है। ठीक है, ये इस तरह करेंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट कर लेंगे, इस तरह करेंगे तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इस तरह करने से भी 1 है, इस तरह करने से भी 1 है। सो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों इक्वल है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F इज़ 1/1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि ये सारे मैट्रिक्स लिख दिया मैंने कि आपने बताना है इनमें से कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वल करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिसेस इक्वल है, अदरवाइज़ मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। ओके, ये इक्वल मैट्रिक्स की मैंने इजी डेफिनेशन लिख दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़, कि कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे अगर द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है। सेकंड वन इज़ देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब मैं आपको बताती हूँ एंट्रीज़ क्या होती हैं। देखिए, हमारे पास 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 3 5 4, 2 3 6 4, ठीक है। ये मैंने 2 मैट्रिक्स ले लिए हैं, ये है A और ये है B। एंट्रीज़ का मतलब होता है ये जो हमारे पास नंबर सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो सारे लिखे हुए हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रीज़। उन्होंने क्या कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब, अच्छा एंट्रीज़ तो होती हैं ना ये जो सारे अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब होता है कि अगर इसका पहला हमने लिया ना, पहली रो का पहला नंबर, तो यहाँ पे भी पहली रो की पहली एंट्री को चेक करना है कि ये इक्वल है। अब ये दूसरी रो की पहली एंट्री है तो यहाँ पे भी दूसरी रो की पहली एंट्री को चेक करना है। तो क्या ये मैट्रिसेस इक्वल होंगे, नहीं, क्योंकि ये मैच कर रहा है, ये भी मैच है, ये भी मैच है, बट यहाँ पे आके काम ख़राब हो गया। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। सो दीज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 4 3 2, ए और बी है 3 2 5 4। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिसेस में नंबर एक जैसे यूज़ हुए हैं, ठीक है। 5 4 3 2 3 2 5 4, लेकिन ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है क्योंकि हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का इक्वल होना ज़रूरी है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है,
ठीक है। यहाँ पे 5 होने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना था, फिर ये मैट्रिसेस इक्वल होने थे। सो ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब हर एंट्री कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री के बिल्कुल इक्वल होगी। ठीक है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए था। अब एक इक्वल मैट्रिक्स की बना लेते हैं। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे ये देखें, आपने ऊपर किया है क्वेश्चन, ये हमने एग्जांपल की है। यहाँ पे सारी एंट्रीज इक्वल थी बट एक एंट्री इक्वल नहीं थी, तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स नॉन इक्वल है। ठीक है, ये नहीं कहना कि ये इक्वल हो गया, बाकी सारी तो इक्वल है। अगर एक भी एंट्री इक्वल नहीं है तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। अब ये देखें, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब है A इज़ इक्वल टू बी। पहले हम इनके ऑर्डर चेक करेंगे, ये भी 2/2 का और ये भी 2/2 का। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर हम देखेंगे क्या कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है, वो भी इक्वल है। सो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर हमारे पास लिखा हो ए हमारे पास हो 157 और बी हमारे पास हो 157, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर बनता है, 3 रोज एंड 1 कॉलम, 3/1। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनता है, 1 रो एंड 3 कॉलम। देखिए, मैट्रिक्स की एंट्रीज एक जैसी हैं, 157 157। ठीक है, लेकिन इनका ऑर्डर सेम नहीं है। इसका 3/1 है, इसका 1/3 है। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे सब मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखते हैं। इस मैट्रिक्स में एक रो है, एक कॉलम है, इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या है, 1/1। इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, एक रोज़ है और 2 कॉलम है, सो इसका ऑर्डर होगा 1/2। अच्छा, ये देखें, C इज़ इक्वल टू 5 - 2। हमने देखा है कि मैट्रिक्स में यहाँ पे कॉमा नहीं आता, मैट्रिक्स में एक अरेंजमेंट होती है। ठीक है, एक अरेंजमेंट से मैट्रिक्स के अंदर नंबर लिखे होते हैं तब भी वो मैट्रिक्स बनता है। यहाँ पे तो साइन यूज़ होना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब है इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही हम नहीं कह सकते, अगर देखें अगर 5 - 2 लिखा हुआ है, इट्स मीन ये मैट्रिक्स नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ हो गया सब्ट्रैक्शन का, सो ये मैट्रिक्स नहीं है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा 3। ठीक है, अब ये हमारे पास एक प्रॉपर मैट्रिक्स बन गया। अब इसका ऑर्डर क्या है, 1/1। यहाँ पे है 5/3, एक रो और 2 कॉलम है, 1/2। यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, सो इसका ऑर्डर होगा 2/2। यहाँ पे 2 रोज़ है और 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 2/1। अब देखें, यहाँ पे है 3 - 1 3 + 3। सो डायरेक्ट हम ये नहीं, ऐसी मिस्टेक्स होंगी, ज़रूर होंगी स्टूडेंट से, कि वो डायरेक्ट जल्दी से देखेंगे 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, 2/2 का ऑर्डर दे दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। सो इसको सिंप्लीफाई करके एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन हम इसका ऑर्डर इसको असाइन करेंगे। 3 - 1 2, 3 + 3 6। अब देखते हैं, रोज़ हमारे पास 2 हैं और कॉलम हमारे पास 1 है। ठीक है, ये पहले मैट्रिक्स है, 2/2 का ऑर्डर है। ओके, यहाँ पे देखें, एक एंट्री तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक एंट्री को भी हमने ऑपरेटर को ख़त्म करना है। सो इसको हम करेंगे 3 + 2 5। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 रो एंड 2 कॉलम। सो ऑर्डर इज़ 1/2। ओके, अब हमारे पास है 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 - 2 0, 2 + 0 2। अच्छा, आप ऑर्डर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 × 2। एक और ऑर्डर लिखने का तरीका होता है, वैसे भी लिख ले, दोनों तरह से ही करेक्ट है। रोज़ कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, वो भी 2, 2, 2। ठीक है, ये भी ऑर्डर लिखने का तरीका बिल्कुल ठीक है और ये भी ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू, आपको जो सा सूटेबल लगे वो आप लिख लें। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमने एंट्रीज भी चेक करनी है, साथ ऑर्डर भी चेक करनी है, और हमने नीचे मेंशन करते जाना है कौन सा मैट्रिक्स किससे इक्वल है। अच्छा, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/1। अब हम देखते हैं यहाँ पे और किस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 है। इसका 1/1 है,
बस इसका 1/1 है, ठीक है। ए कंडीशन दोनों की सेटिस्फाई है। अब एंट्रीज देखें तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। सो हम लिख देंगे ए इज़ इक्वल टू सी। ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको फिर कह रही हूँ, ये क्वेश्चंस पेपर में नहीं आ सकते, एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। ये जस्ट आगे वाली एक्सरसाइज में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, इसलिए उन्होंने ये एक्सरसाइज को बनाया, ठीक है। आगे फर्दर एक्सरसाइज में हमें करना पड़ेगा ये। ओके, अब हम ये देखें 1/2 का ऑर्डर देखते हैं। 1/2 का ऑर्डर ये भी है, ये भी है और ये भी है, 3 है हमारे पास। यहाँ पे है 3 5, यहाँ पे है 5 3। ए कंडीशन ऑर्डर की तो सेटिस्फाई हुई है, लेकिन एंट्री सेम नहीं है ना दोनों की, क्योंकि यहाँ पे पहले 3 अपीयर हो रहा है, यहाँ पे पहले 5। इसका मतलब है डी तो नहीं आएगा। तो बी और आई देखें तो एंट्रीज भी दोनों की सेम है और ऑर्डर भी सेम है। सो हम लिख देंगे बी इज़ इक्वल टू आई। अब हम देखते हैं 1/2 का, और कोई भी नहीं है, अभी इसको रहने दें। अच्छा, अब हम देखते हैं 2/2 का। 2/2 का ये भी है, ये भी है, ये भी है, और अगर हम देखें तो ये तीनों आपस में इक्वल भी हैं, ठीक है। ऑर्डर भी सेम है, एंट्रीज भी इक्वल है। सो हम लिखेंगे ई इज़ इक्वल टू एच इक्वल टू जे, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेंगे। ओके, अब 2/1 का ये है और ये है, दोनों बिल्कुल सेम है। सो हम इसको लिख देंगे एफ इज़ इक्वल टू जी। अब जिस मैट्रिक्स को हमने नहीं लिखा वो डी वाला है, बाकी सारे हमने लिख लिए हैं, ठीक है। अब डी वाले के साथ कोई कंपैरिजन करने के लिए नहीं है, सो हम इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इनमें से किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, और हमने जस्ट उन मैट्रिसेस को लिखना था जो इक्वल है, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। उन्होंने हमें 2 मैट्रिक्स इक्वल रख के दिए हैं, मतलब हमें कहा है कि ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। आपने हमें ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने, जब हमें क्वेश्चन में बता दिया जाए कि ये मैट्रिक्स इक्वल है, फिर हमने खुद से चेक नहीं करना कि क्या इनकी एंट्री सेम है, क्या इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। अगर उन्होंने मेंशन कर दिया फिर हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए प्लस सी, इसको इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ से भी फर्स्ट रो की फर्स्ट एलिमेंट को ले लें, 0 की इक्वल है। ओके, अब फर्स्ट रो के सेकंड को लेते हैं। इसको आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं, एंट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब हम सेकंड रो के फर्स्ट को ले लेते हैं, c - 1 इज इक्वल टू 3 एंड 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। 4d सेकंड रो की सेकंड एंट्री है, सो यहाँ से भी सेकंड रो की सेकंड एंट्री को हम लेते हैं। अब हम हमारे पास 4 इक्वेशंस आई हैं, इनको नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ओके, अगर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करें कि डायरेक्ट हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, किसी भी वैल्यू को पुट किए बगैर। अगर हम देखें तो ये 2 इक्वेशंस हैं, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट सी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डी की आ जाएगी। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें ए की वैल्यू ऑलरेडी पता होनी चाहिए या बी की। इसी तरह यहाँ पे अगर करें तो यहाँ पे यहाँ ए की हमें पहले ही पता होनी चाहिए या सी की। एक की वेरिएबल की वैल्यू का हमें पता होगा, तब ही हम दूसरे वेरिएबल को फाइंड कर सकेंगे। सो अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, c - 1 इज इक्वल टू 3। हमें जस्ट c की वैल्यू चाहिए, 1 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, 3 + 1, तो c की क्या वैल्यू आ गई है, c इज इक्वल टू 4, ठीक है। ओके, अब हम ये इक्वेशन को करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन है हमारे पास 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो हम ऐसा करते हैं, 2d को इस तरफ ले आते हैं और 6 को इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। एट अ टाइम हम 2 काम करेंगे, 2d को भी यहाँ पे ले आएंगे और 6 को वहाँ पे ले जाएंगे।
4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6। डी पॉजिटिव था, यहाँ पे आगे नेगेटिव हो गया। इसी तरह 6 नेगेटिव था, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। 4d में से 2d को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। अब हमें जस्ट d की वैल्यू चाहिए। सो 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 द 2, 2 3 द 6। सो d की क्या वैल्यू आ गई है? 3। अब हम देखें हमारे पास c की वैल्यू है, हमने फाइंड कर लिया, तो हम इस इक्वेशन में c की वैल्यू को पुट करते हैं और a की गेट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस c इज इक्वल टू 0, पुट c इज इक्वल टू 4, a प्लस 4 इक्वल टू 0। सो a की क्या वैल्यू आ जाएगी? a इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, ये a की वैल्यू आ गया, a इज़ इक्वल टू -4। अब हम देखें तो a की भी वैल्यू आ गया। सो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, पुट a इज इक्वल टू -4। a की जगह -4 होगा तो 2b इज इक्वल प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब -4 की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास आएगा 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। अब हमें जस्ट b की वैल्यू चाहिए। सो 2 को यहाँ पे ले आते हैं, 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। पहले इसको सॉल्व करते हैं। -7 प्लस 4 -3/2। अब ये आप पे है कि आप b की वैल्यू को ऐसे ही रहने दें या फिर इसको डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आ जाएगा -1.5। सो आप एट द एंड लिख देंगे हैंस a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -1.5, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3।